दिल्ली से सटे तकरीबन 40 किलोमीटर दूर रावतपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में अमरनाथ नाम का एक किसान रहता था। उसके पास तकरीबन 1.5 एकड़ जमीन थी, जिसमें फसल उगाकर वह अपने परिवार को पाल रहा था। पत्नी, एक बेटा और एक बेटी, यही छोटा सा परिवार था उसका, इसलिए आराम से गुजारा हो रहा था। अमरनाथ का बड़ा बेटा शिवेंद्र पढ़ने लिखने में बहुत तेज तो नहीं था, पर इंटरमीडिएट तक सभी इम्तिहान ठीक ठाक अंकों से पास करता गया था। अमरनाथ को उम्मीद थी कि ग्रेजुएशन करने के बाद उसे कहीं अच्छी सी नौकरी मिल ही जाएगी और वह खेती किसानी के मुश्किल काम से छुटकारा पा जाएगा। रावतपुर कस्बे में कोई डिग्री कॉलेज न होने के चलते अमरनाथ के सामने शिवेंद्र को आगे पढ़ाने की समस्या खड़ी हो गई। उसने काफी सोच विचार कर बच्चों को ऊंची तालीम दिलाने के लिए दिल्ली में टेम्परेरी ठिकाना बनाने का फैसला लिया और रावतपुर में अपने खेत बटाई पर देकर सपरिवार दिल्ली के सोनपुरा मोहल्ले में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। अमरनाथ ने शिवेंद्र को आईआईटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए ज्ञान कोचिंग सेंटर में दाखिला करा दिया और बेटी सुमन को पास के ही महात्मा गांधी बालिका विद्यालय में दाखिला दिला दिया। उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया और ऑटो रिक्शा किराए पर लेकर चलाना शुरू कर दिया। ऑटो रिक्शा के मालिक को रोजाना 400 रुपए किराया देने के बाद भी शाम तक अमरनाथ की जेब में 300 से 400 रुपए बच जाते थे, जिससे उसका घर खर्च चल जाता था। अमरनाथ सुबह 8 बजे ऑटो रिक्शा लेकर निकालता और शिवेंद्र को कोचिंग सेंटर छोड़ता हुआ अपने काम पर निकल जाता। शिवेंद्र की छुट्टी शाम को 4 बजे होती थी। अमरनाथ इससे पहले ही कोचिंग सेंटर के पास के चौराहे पर ऑटो रिक्शा लेकर पहुंच जाता और शिवेंद्र को घर छोड़कर दोबारा सवारियां ढोने के काम में लग जाता। अमरनाथ सुबह शाम बड़ी चालाकी से उसी रूट पर सवारियां ढोता जिस रूट पर शिवेंद्र का कोचिंग सेंटर था, और जब शिवेंद्र को लाते और ले जाते समय कोई सवारी उसी रूट की मिल जाती तो अमरनाथ की खुशी का ठिकाना न रहता। एक दिन शाम को 4:30 बजे के आसपास अमरनाथ चौराहे पर शिवेंद्र का इंतजार कर रहा था कि तभी ट्रैफिक पुलिस का दारोगा डंडा फटकारता हुआ वहां आ गया और उससे तुरंत अमरनाथ को वहां से ऑटो रिक्शा ले जाने को कहा। अमरनाथ ने दारोगा को बताया कि उसका बेटा कोचिंग पढ़कर आने वाला है, वह उसी के इंतजार में चौराहे पर खड़ा है, बेटे के आते ही वह चला जाएगा। अच्छा, मुझे कानून बताता है, भाग यहाँ से वरना मार मार कर हड्डी एक कर दूंगा। दारोगा गुर्राया, साहब अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरा बेटा। अमरनाथ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दारोगा ने ताबड़तोड़ उस पर डंडा बरसाना शुरू कर दिया। उसी समय शिवेंद्र वहां पहुंच गया। अपने पिता को लहूलुहान देख उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने लपक कर दारोगा का डंडा पकड़ लिया। शिवेंद्र को देख अमरनाथ कराते हुए बोला, साहब मैं इसी का इंतजार कर रहा था, अब मैं जा रहा हूँ। अमरनाथ ने शिवेंद्र की ओर हाथ बढ़ाते हुए उठने की कोशिश की तो शिवेंद्र ने दारोगा का डंडा छोड़ अपने पिता को उठा लिया और ऑटो रिक्शा में बिठाकर ऑटो स्टार्ट कर दिया। शिवेंद्र ने दारोगा को घूरते हुए ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया तो दारोगा ने एक भद्दी सी गाली देकर ऑटो रिक्शा पर अपना डंडा पटक दिया। इस घटना के 3 से 4 दिन बाद तक शिवेंद्र कोचिंग पढ़ने नहीं गया। हथेली जख्मी हो जाने के चलते अमरनाथ ऑटो रिक्शा चलाने में नाकाम था, इसलिए वह घर पर ही पड़ा रहा और घरेलू उपचार करता रहा। घर खर्च के लिए शिवेंद्र ने बैटरी से चलने वाला ऑटो रिक्शा किराए पर उसी ऑटो मालिक से ले लिया जिससे उसके पिता किराए पर ऑटो रिक्शा लेते थे, ताकि ड्राइविंग लाइसेंस का झंझट न पड़े। वह पूरे दिल से ऑटो रिक्शा चलाता और फिर देर रात तक पढ़ाई करता। एक दिन रात को शिवेंद्र पढ़ते पढ़ते सो गया। उसकी माँ की नींद जब खुली तो उसने शिवेंद्र की किताब उठाकर रख दी, तभी उसकी निगाह तकिए के पास रखे बड़े से चाकू पर गई। सुबह उठकर शिवेंद्र की माँ ने उससे पूछा, तू यह चाकू क्यों लाया है और इसे तकिए के नीचे रख कर क्यों सुबह है?
अपनी माँ का सवाल सुनकर शिवेंद्र सकरा गया। उसने कोई जवाब देने के बजाय चुप रहना ही ठीक समझा। उसकी माँ ने जब बार बार यही सवाल दोहराया तो वह दांत पीसते हुए बोला, उस दारोगा के बच्चे का पेट फाड़ने के लिए लाया हूँ जिसने मेरे पापा की बेरहमी से पिटाई की है। शिवेंद्र का जवाब सुनकर उसकी माँ सन्न रह गई। शिवेंद्र के जाने के बाद माँ ने यह बात अमरनाथ को बताई। अमरनाथ ने जब यह सुना तो उसके होश उड़ गए। कुछ पलों तक वह बेचैनी से शून्य में देखता रहा, फिर अपनी पत्नी से कहा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसे घर के बाहर क्यों जाने दिया? अगर वह कुछ ऐसा वैसा कर बैठा तो रात को 8 बजे जब ऑटो रिक्शा वापस जमा करके शिवेंद्र घर लौटा और दिन भर की कमाई पिता को दी तो अमरनाथ ने उसे अपने पास बैठा कर बहुत प्यार से समझाया, बेटा, दारोगा ने सही किया या गलत यह अलग बात है, मगर जो तू कर रहा है उससे न केवल तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बल्कि पूरा परिवार ही तबाह हो जाएगा। हम सबके सपनों का आधार तू ही है बेटा, इसलिए दारोगा से बदला लेने की बात तू अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल ही दे, इसी में हम सबकी भलाई है। शिवेंद्र चुपचाप सिर झुकाए अपने पिता की बातें सुनता रहा। दुख और मजबूरी से उसकी आंखें डबडबा आईं। बहुत समझाने पर उसने अपनी कमर में खुनसा चाकू निकालकर अमरनाथ के सामने फेंक दिया और उसके पास से हट गया। अमरनाथ ने चुपचाप चाकू उठाकर अपने बॉक्स में रखकर ताला लगा दिया। अगले दिन अमरनाथ ने चोट के बावजूद खुद ऑटो रिक्शा संभाल लिया और शिवेंद्र को लेकर कोचिंग सेंटर गया। शिवेंद्र जब ऑटो से उतरकर कोचिंग सेंटर चला गया तो कुछ देर तक अमरनाथ बाहर ही खड़ा रहा। फिर कोचिंग सेंटर के हेड टीचर, जिन्हें सब अमित सर कहते थे, के पास गया और उन्हें दारोगा वाली पूरी बात बताई। अमित सर ने अमरनाथ की पूरी बात सुनी और उसे भरोसा दिलाया कि वे शिवेंद्र की काउंसलिंग करके जल्दी ही उसे सही रास्ते पर ले आएंगे। अमरनाथ के जाने के बाद अमित सर ने शिवेंद्र को अपने कमरे में बुलाया और उससे पुलिस द्वारा की गई ज्यादती के बारे में पूछा तो शिवेंद्र फफक कर रो पड़ा। जब शिवेंद्र 5 से 7 मिनट तक रो चुका तो अमित सर ने उसे चुप कराते हुए सवाल किया, क्या तुम जानते हो कि पुलिस वाले ने तुम्हारे पिता पर हाथ क्यों उठाया? सर, उनकी कोई गलती नहीं थी। वे चौराहे पर मेरा इंतजार कर रहे थे। यह बात उन्होंने उस पुलिस वाले को बताई भी थी, मतलब उनकी कोई गलती नहीं थी। अब यह बताओ कि अगर तुम्हारे पिता की जगह पर कोई अमीर आदमी बड़ी सी महंगी कार लिए अपने बेटे का वहां इंतजार कर रहा होता तो क्या पुलिस वाला उस आदमी पर हाथ उठाता? नहीं। इसका मतलब यह है कि गरीब होने के चलते तुम्हारे पिता के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत उस दारोगा ने की। जी सर। तो बेटा, तुम्हें उस दारोगा से बदला लेने के बजाय उस गरीबी से लड़ना चाहिए जिसके चलते तुम्हारे पिता की बेइज्जती हुई। होशियारी इंसान से लड़ने में नहीं, हालात से लड़ने में है। अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो गरीबी से लड़ो और इसका एक ही उपाय है, ऊंची तालीम। अपनी गरीबी से संघर्ष करते हुए खुद को इस काबिल बनाओ कि उस जैसे पुलिस वाले को अपने घर में गार्ड रख सको। तुम मेहनत करके आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में कामयाबी पाओ, फिर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके कोई बड़ी नौकरी हासिल करो। फिर तुम देखना कि वह दारोगा ही क्या, उसके जैसे कितने ही लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे और आईएएस बन गए तो यही दारोगा तुम्हें सैल्यूट मारेगा। तुम्हारे इस संघर्ष में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बोलो, मंजूर है तुम्हें यह संघर्ष? अमित सर की बात सुनकर शिवेंद्र का चेहरा सख्त होता चला गया, मानो उसकी चोट फूट कर बह जाने के लिए उसे बेताब कर रही हो। शिवेंद्र ने दोनों हाथ उठाकर कहा, हाँ सर, मैं लड़ूंगा, पूरी ताकत से लड़ूंगा और इस लड़ाई को जीतने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। दारोगा के गलत बर्ताव से शिवेंद्र के मन पर जो चोट लगी थी उसकी टीस को झेलते हुए वह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता गया और आईआईटी मुंबई से जब वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके लौटा तो 35 लाख रुपए सालाना तनख्वाह का प्रस्ताव भी जेब में लेकर आया।
शिवेंद्र ने अपनी तनख्वाह के बारे में जब अमरनाथ को बताया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वह तकरीबन चीखते हुए बोला, अरे शिवेंद्र की माँ, इधर आ देख तो अपना शिवेंद्र कितना बड़ा आदमी हो गया है। पूरे परिवार के लिए वह दिन त्योहार की तरह बीता। शाम को काजू की बर्फी लेकर शिवेंद्र अमृतसर के घर पहुंचा तो उन्होंने उसे गले लगाकर उसकी पीठ थपथपाई और बोले, मुझे खुशी है कि वक्त ने तुम्हारे दिल को जो चोट दी उसे तुमने सहेज कर रखा और उसका इस्तेमाल सीढ़ी के रूप में करके तरक्की की चोटी तक पहुँचे। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। बस यह ध्यान रखना कि किसी को तुम्हारे चलते बेइज्जत न होना पड़े, किसी गरीब को तुमसे चोट न पहुंचे, यही तुम्हारा असली बदला होगा। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।